हेलो स्टूडेंट्स, आज हम केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर हैज़ 7 चैप्टर 4 का जो है नेक्स्ट आर्टिकल स्टडी करेंगे, जिसमें हमारा इम्पोर्टेंट आर्टिकल आता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो फेल हो गई थी, तो उसके बाद ये कंसेप्ट आया था हाइब्रिडाइजेशन, जिसने फुली एक्सप्लेन कर दिया था किसी भी मॉलिक्यूल की शेप को। क्योंकि जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो कहीं कुछ कंसेप्ट ऐसे थे जहाँ फेल हो गई थी, जो स्टेबिलिटी वगैरह से रिलेटेड कंसेप्ट है उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, जो ऑर्बिटल की एनर्जी है उनके बारे में वो कुछ नहीं बता पाई थी। तो उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट आया था। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, पहले उसको डिफाइन कर लेते हैं। Hybridization is defined as the process of intermixing of the orbitals of slightly different energies so as to redistribute their energies, resulting in the formation of new set of orbitals of equivalent energy and shape. हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? एक प्रोसेस होती है किसकी? इंटरमिक्सिंग की। इंटरमिक्सिंग मतलब डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, वो क्या करते हैं? इंटरमिक्स करते हैं। जैसे एस पी के साथ मिक्स हो गया या डी के साथ मिक्स हो गया, और उसने क्या की, अपनी एनर्जी को दोबारा से डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया उनकी एनर्जी को। और जो नया सेट ऑफ ऑर्बिटल जो भी बनेगा उसकी एनर्जी क्या है, लगभग सभी की इक्वल होगी, और शेप्स उसी के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं सारी की सारी। एग्जाम्पल में जैसे बोल सकते हैं, व्हेन 1 2s ऑर्बिटल होता है, उसका एक 2s ऑर्बिटल है और 3 2p ऑर्बिटल्स हैं कार्बन के, वो क्या कर रहे हैं? हाइब्रिडाइज कर रहे हैं। तो देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ 4 न्यू sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, जिसमें 3 जो 2p ऑर्बिटल इन्वॉल्व है और 1 2s ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। आपको पता है कि ऑर्बिटल की अलग अलग एनर्जीज होती हैं, तो यहाँ जब इंटरमिक्स होते हैं तब ये बनता है। तो यहाँ जो नया बनता है वो बनता है 4 न्यू sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। आप देख सकते हो 3 और 1 4 ही तो होते हैं, है ना। तो उसके सेलेंट फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या हैं? द मेन फीचर्स जो है हाइब्रिडाइजेशन के वो यही हैं कि फर्स्ट तो ये बताता है कि द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, कि जितने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज करेंगे, अंडरगो इंटरमिक्सिंग जाएंगे, वो किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, कि कितने एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व हैं हाइब्रिडाइजेशन में, उसके बराबर होगा। सेकेंड, द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज इक्वलेंट इन एनर्जी एंड शेप। जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं हमेशा बराबर रहते हैं एनर्जी और शेप्स में। थर्ड वन इज द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर इफेक्टिव इन फॉर्मिंग स्टेबल बॉन्ड। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव है स्टेबल बॉन्ड बनाने में एज कम्पेयर टू अगर प्योर फॉर्म में एटॉमिक ऑर्बिटल मिल रहे हैं तो। फोर्थ है, दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डायरेक्टेड इन स्पेस इन सम प्रेफर्ड डायरेक्शन। एक कुछ प्रेफर्ड डायरेक्शन है, उसमें क्या है, ये डायरेक्टेड है, जिसकी वजह से इनमें मिनिमम रिपल्शन है, किसके बीच में? इलेक्ट्रॉन पेयर्स में, और एक स्टेबल अरेंजमेंट को फॉर्म कर रहे हैं। देयरफॉर द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इंडिकेट्स, जो टाइप हाइब्रिडाइजेशन की वो इंडिकेट करती है ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल को, कि मॉलिक्यूल जो उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी। उसके बाद आता है हमारे पास इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर हाइब्रिडाइजेशन के लिए। क्या इंपॉर्टेंट कंडीशंस होनी चाहिए? एक तो फर्स्ट ये है कि द ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन द बैलेंस शेल ऑफ एटम आर हाइब्रिडाइज, कि जो बैलेंस शेल में एटम्स के ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं वही अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन जाते हैं। सेकंड है, द ऑर्बिटल्स अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन शुड हैव ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी। जो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन के लिए अंडरगो जाते हैं, इंटरमिक्सिंग के लिए जाते हैं, उनकी जो एनर्जी है वो लगभग इक्वल रहती है। थर्ड वन इज प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट एसेंशियल कंडीशन फॉर प्रायर टू हाइब्रिडाइजेशन, कि प्रमोशन जो एग्जाम मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन जो दूसरे ऑर्बिटल में ट्रांसफर होगा वो इसेंशियल कंडीशन नहीं है इसके लिए। फोर्थ वन इज इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ओनली हाफ फील्ड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, कि ये जरूरी नहीं है कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल है वही पार्टिसिपेट करें हाइब्रिडाइजेशन में। कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें फील्ड ऑर्बिटल जो होते हैं बैलेंस शेल के, वो भी हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा ले लेते हैं। तो अब हम इसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में सबसे पहले द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आर एज अंडर। सबसे पहले आती है sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन नाम से क्लियर हो रहा है, एक s और दूसरा p, मतलब 50-50% करेक्टर दोनों का। तो sp हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व्स मिक्सिंग ऑफ 1 s ऑर्बिटल एंड 1 p ऑर्बिटल रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 इक्वलेंट sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनने से। एंड sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हैज जो 50% s करेक्टर होता है, 50% p करेक्टर होता है। इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं हम बेरिलियम क्लोराइड का। तो जो एटॉमिक नंबर है बेरिलियम का वो 4 होता है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है 1s2 2s2। इसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेरिलियम में 1s में फुली फिल्ड है, 2s भी फुली फिल्ड है, p ऑर्बिटल खाली है, क्योंकि बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो वहीं ट्रांसफर होंगे तभी हाइब्रिडाइजेशन होगी।
अगर एक्साइटेड स्टेट में चले जाएं, एन इलेक्ट्रॉन फॉर्म फ्रॉम 2s ऑर्बिटल से है, एक इलेक्ट्रॉन जो बेरिलियम के वो जंप करेगा 2p ऑर्बिटल में, एक्साइट करेगा ना, एक्स्ट्रा एनर्जी हो जाएगी इसकी, तो वो जंप करेगा, विच रिजल्ट इन 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन बेरिलियम। देख सकते हैं आप 2s का जंप कर गया, और एक ही जंप करेगा, क्यों? क्योंकि क्लोरीन भी तो 2 ही है ना, तो वही उसके साथ बॉन्ड बनाएंगे। और फुली फिल्ड जो 1s है उसको तो इन्वॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि बैलेंस शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन है उसके, वही तो जंप करें हैं। तो आप देख सकते हैं 1 2s और 1 2p ऑर्बिटल, देख सकते हो आप, गेट हाइब्रिडाइज, यही अंडर वो हाइब्रिडाइजेशन जाएंगे और क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, द sp हाइब्रिड ऑर्बिटल देन ओवरलैप विद 2p ऑर्बिटल्स ऑफ क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन में तो p ऑर्बिटल होता है ना, तो इसलिए p ऑर्बिटल में तभी तो जंप किया उसने, तो क्या बना देगा, बेरिलियम क्लोराइड। तो देख सकते हो आप ये sp हाइब्रिडाइजेशन में जो क्लोरीन 2 हैं उनका एक एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ जुड़ गया, जिससे फुली फिल्ड हो गए हैं। और अब देख सकते हो आपकी हाइब्रिडाइजेशन जो फुली फिल्ड करवाया है, एक s ऑर्बिटल इन्वॉल्व और एक p, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन। ज्योमेट्री की बात करें sp हाइब्रिडाइज मॉलिक्यूल की, तो sp हाइब्रिड मॉलिक्यूल्स आर कोलिनियर विद एन एंगल ऑफ 180, क्योंकि सीधी लाइन में तो 180 एंगल बनता है। तो sp हाइब्रिडाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी बोलते हैं इसे हम। फॉर्मेशन ऑफ sp हाइब्रिड्स एंड बेरिलियम क्लोराइड मॉलिक्यूल इज गिवन बिलो, ये देख सकते हो आप, हाइब्रिडाइजेशन बताइए p ऑर्बिटल कैसे, क्योंकि p ऑर्बिटल में हाइब्रिडाइजेशन हो रही है। यहाँ बता रखा है sp और p ऑर्बिटल इन्वॉल्व हैं, वहाँ भी sp और p, क्योंकि जंप तो s और p में ही पहले ट्रांसफ़र हुआ था, फिर उसके बाद क्लोरीन इन्वॉल्व हुआ था, तब ऐसा है। तो देख सकते हो आप यहाँ बेरिलियम और क्लोरीन में 180 डिग्री का एंगल है। कुछ और एग्जांपल भी इसी के ऊपर बेस, जैसे बेरिलियम डाइफ्लोराइड होता है, बेरिलियम हाइड्राइड होता है, ठीक है, फिर इथीन होता है। तो ये जो एग्जांपल हैं ये सारे के सारे किसके हैं, sp हाइब्रिडेशन के। इथाइन का एग्जांपल भी दे रखा है ना, ट्रिपल बॉन्ड वाला। उसके बाद आता है हमारे पास sp2 हाइब्रिडेशन। sp2 हाइब्रिडेशन इन्वॉल्व मिक्सिंग ऑफ, नाम से क्लियर हो रहा है, एक s और 2 p ऑर्बिटल होंगे, वो इंटरमिक्स होंगे और क्या बनाएंगे, 3 बना देंगे, क्योंकि 2 तो p हैं और एक s है, तो 3 इक्वलेंट बनेंगे, sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे। तो ईच sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में क्या होगा, 33.33% जो है एस करेक्टर, और बाकी जो बच गया वो पी का है, 66.67% पी करेक्टर है। तो जो ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट बोरॉन की है, एंड फॉर्मेशन ऑफ बोरॉन ट्राइक्लोराइड आर गिवन बिलो। देख सकते हो आप, बोरॉन की बात करें, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन देखें ग्राउंड स्टेट में, तो 1s फुली फिल्ड, 2s फुली फिल्ड, p में 3 होते हैं, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 6 आ सकते हैं ना। बोरॉन अगर एक्साइटेड स्टेट में जाए तो बैलेंस शेल तो 2s वाला काउंट होगा, k तो भरा हुआ है, उसको क्यों छेड़े। तो यहाँ से जब जंप करेगा तो देख सकते हो आप, जब इलेक्ट्रॉन ने जंप किया तो जो 2s है उसमें भी वो भी अनपेयर्ड हो गया, और 2p ऑर्बिटल में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए। तो जब हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2, तो जो 3 क्लोरीन के हैं इलेक्ट्रॉन है वो जुड़ेंगे यहाँ, तो उससे पेयरिंग हो जाएगी। पेयरिंग होगी तो देख सकते हो आप कौन कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व है इस बॉन्डिंग में, एक s और 2 p ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसका नाम पड़ गया। उसके बाद ज्योमेट्री ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज मॉलिक्यूल की बात करें, तो इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑल द 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स रिमेन इन द, एक ही प्लेन में रहते हैं, और एंगल कितने का बनाते हैं, 120 डिग्री का बनाते हैं एक दूसरे के साथ बॉन्ड, इसलिए इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट। और देयरफॉर sp2 हाइब्रिडाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी बोलते हैं इसे हम। ये देख सकते हो आप, ऑर्बिटल डायग्राम भी बता रखा है कैसे pp ऑर्बिटल जो हैं वो इन्वॉल्व हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। ये हमारा पहले जो बना हुआ है आपका जो लेफ्ट साइड में है वो ऑर्बिटल डायग्राम है, और दूसरी तरफ हम बॉन्ड लाइन डायग्राम बना रखा है कि इसका बोरॉन ट्राई क्लोराइड का। sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व्स मिक्सिंग ऑफ, अब हमारे पास जो आ रही है sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ रही है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो इंटरमिक्सिंग होती है इसमें भी आप देख सकते हो एक s और 3 p ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व मिक्सिंग ऑफ 1s ऑर्बिटल एंड 3 p ऑर्बिटल्स, जिससे जो फॉर्मेशन होती है वो 4 ऑर्बिटल की बनती है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। ईच sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में 25% s करेक्टर, और बाकी जो बच गया जो p है वो 75% जो p करेक्टर होता है। द एग्जाम्पल्स ऑफ कार्बन एट द बिगिनिंग ऑफ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। मेनली कहाँ देखी जाती है, जो कार्बन से जुड़ के कंपाउंड बनते हैं कोई भी मॉलिक्यूल। sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज सीन इन मॉलिक्यूल, जैसे मिथेन में हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड में हो गया। आप यहाँ देख सकते हो कार्बन एटम की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन,
एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो देख सकते हो 1s ऑर्बिटल फुली फिल्ड है, 2s फुली फिल्ड है, p में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। जब कार्बन एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो जो ये बैलेंस शेल वाला है वो 2s और 2p ऑर्बिटल है, तो 2s से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चला जाता है, p ऑर्बिटल में, तो जिसकी वजह से उसके बाद 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। और जब उसने जो हाइड्रोजन 4 है उसके साथ बॉन्ड बनाता था वो फुली फिल्ड हो जाता है। यानी कि फिर कौन कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, एक s और 3 p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कैसी होती है, sp3। ठीक है, और जो ये ओवरलैप जो हो रहा है वो s और p के बीच में हो रहा है ना, इसलिए इसने लिखा है sp3 s ओवरलैप। वैसे हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ज्योमेट्री की बात करें sp3 हाइब्रिडाइजेशन मॉलिक्यूल की, तो द 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द 4 कॉर्नर्स ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन, और एंगल जो बनाते हैं वो 109 डिग्री 28 मिनट्स का बनाते हैं विद वन अनदर। ये कल भी हमने डिटेल में स्टडी किया था बैलेंस बॉन्ड जब हम बेस्पर थ्योरी कर रहे थे। द sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन भी बोलते हैं। आप देख सकते हो ये ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है, पहले मीथेन का बता रखा, p ऑर्बिटल और किस तरह से s ऑर्बिटल जो है, क्योंकि हाइड्रोजन में तो s ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, तो वो कैसे ओवरलैप करता है वो दिखा रहा है। और दूसरी तरफ पोन लाइन डायग्राम बना रखा है टेट्राहेड्रॉन का, और उसमें एंगल 109.5 डिग्री, जिसको हम 109 डिग्री 28 मिनट को अगर हम डिग्री में कन्वर्ट करें तो आता है 109.5 डिग्री। अच्छा, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्विंग, जिनमें डी ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व होता है। द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्विंग डी ऑर्बिटल इज सिमिलर टू बट वी हैव लर्न सो फार। इन दिस केस डी ऑर्बिटल इन एडिशन टू एस और पी के साथ डी भी जुड़ जाएगा हाइब्रिडाइजेशन में जो हिस्सा लेगा। इट शुड however be noted that the energy of 3d orbital is comparable to 3s and 3p orbital as well as 4s and 4p orbital. Hence the hybridization involves either या तो 3s होगा, 3p होगा, या 3d ऑर्बिटल होगा, या फिर 3d 4s और 4p ऑर्बिटल होगा, क्योंकि एनर्जी इनकी लगभग वो बराबर होती है। द डिफरेंस इन एनर्जीज ऑफ 3p एंड 4s ऑर्बिटल इज सिग्निफिकेंट, हैंस हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग 3p 3d एंड 4s ऑर्बिटल इज़ नॉट पॉसिबल। 3p 3d और 4s पॉसिबल नहीं है, पर 3p और 4s जो है वो फिर भी देखे जाते हैं। हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग डी ऑर्बिटल की बात करें तो यहाँ कुछ एक मॉलिक्यूल हमने लिए और उनकी ज्योमेट्री को स्टडी कर रखा है। देख सकते हो आप 3 कॉलम हैं, जिसमें फर्स्ट कॉलम में हमने लिखा है शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स या आयन, दूसरे में हाइब्रिडाइजेशन टाइप और तीसरे में एग्जाम्पल है उसका। सबसे पहले स्क्वायर प्लेनर की बात करिए, जिसमें DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, जिसमें एग्जाम्पल दिया है निकल टेट्रासाइनाइड और 2 नेगेटिव चार्ज का। दूसरा ट्राइगोनल बाई पैरामीटर में sp3d हाइब्रिडाइजेशन होती है, इसमें एग्जांपल हमारे पास फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड का। फिर स्क्वायर पैरामीटर में sp3d2 होती है, जिसमें हमें पास एग्जांपल है ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड का। ऑक्टाइडल में sp3d2 या फिर d2sp3 होती है, जिसमें एग्जांपल हमारे पास सल्फर हेक्सा फ्लोराइड का। तो sp3d और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन जो है उनको हमने डिस्कस करना है, बाकी हाइब्रिडाइजेशन आपके सिलेबस में नहीं है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं sp3d हाइब्रिडाइजेशन को, जिसमें हम एग्जांपल ले रहे हैं PCl5 का, जो कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन में जाता है। इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन 5 ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से, एक 1s 3p और एक d ऑर्बिटल अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। और क्या बनाएगा, 5। देख सकते हो आप s और 3p और एक d है, तो टोटल 5 हो गए, 5 और हाइब्रिड ऑर्बिटल इन्वॉल्व है इसमें। तो जो ज्योमेट्री होगी इस मॉलिक्यूल की वो कैसी होगी, ट्राइगोनल बाई पैरामीटल होगी। तो फॉर्मेशन ऑफ PCl5 एंड इट्स ज्योमेट्री आर गिवन बिलो। देख सकते हो आप फॉस्फोरस की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करें तो आपके पास एक 3s ऑर्बिटल उसमें भरा होता है, पीछे के जो 10 तक इलेक्ट्रॉन है वो शो नहीं किए क्योंकि वो फुली फिल्ड है, उनका कोई रोल नहीं है। ठीक है, फिर बैलेंस शेल देखना है हमने, तो बैलेंस शेल में आप देख सकते हो यहाँ 5p 15 होता है एटॉमिक नंबर इसका, तो 3s फुली फिल्ड होता है, 3p में 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जो जंप करेगा इलेक्ट्रॉन तो नेचुरली वो डी में ही जंप कर पाएगा, क्योंकि उसके पास तो पहले से अनपेड इलेक्ट्रॉन है p वाले के पास। ठीक है, तो एक्साइटेड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो जंप करता है, किसका, यहाँ 3s का, 3s ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ जाएगा, 3d ऑर्बिटल में चला जाएगा। अब PCl5 है तो नेचुरली क्लोरीन के 5 बॉन्ड बनने हैं, तो वो जो अनपेड हुए हैं उनके साथ वो 5 बॉन्ड बना लेगा, जिसकी वजह से इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो कैसी होगी, sp3d होगी। यहाँ आप एक्साइटेड स्टेट जो है उसमें गलती से जो है वो एक इलेक्ट्रॉन कम नहीं किया, बल्कि वो एक्साइटेड स्टेट में जंप करवा रखा है, तो इसे काउंट ना करें, ये सिर्फ सिंगल अनपेड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, सिंगल ही लिखें 3s ऑर्बिटल में एक्साइटेड स्टेट के लिए, 2 ना लिखें। उसके बाद
हमारे पास आता है ऑल द बॉन्ड एंगल्स इन ट्राइगोनल बाइपैरामीटर ज्योमेट्री आर नॉट इक्विवेलेंट। ये हमने पीछे भी कंसेप्ट में स्टडी कर चुके हैं कि सारे बॉन्ड इसमें बराबर नहीं होते। इन PCl5 3 ऑफ द क्लोरीन एटम्स लाई इन वन प्लेन, 3 क्लोरीन एटम एक प्लेन में होते हैं जो कि एंगल बनाते हैं 120 डिग्री का एक दूसरे के साथ, और दीज एटम्स आर कॉल्ड, इनको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल एटम्स, एंड द बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय देम आर, वो कैसे होते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होते हैं। और बाकी जो 2 क्लोरीन एटम बच गए वो करते हैं राइट एंगल में लाई प्लेन के साथ इक्वेटोरियल बॉन्ड के, और इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, एक्सियल बॉन्ड्स बोलते हैं। और जो बॉन्ड फॉर्म्ड बाय देम होते हैं वो होते हैं एक्सियल बॉन्ड्स। एक्सियल बॉन्ड पेयर्स सफर मोर रिपल्शन, एक्सियल बॉन्ड पेयर्स में काफ़ी ज़्यादा रिपल्शन होती है फ्रॉम द इक्वेटोरियल बॉन्ड पेयर्स, देयरफॉर एक्सियल बॉन्ड्स आर स्लाइटली लॉन्गर, इसकी वजह से एक्सियल बॉन्ड जो है वो लंबे होते हैं लेंथ में और वीकर होते हैं किससे, स्ट्रेंथ में, इक्वेटोरियल बॉन्ड से, क्योंकि जितनी छोटी लेंथ उतनी ही स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है ना। आप देख सकते हैं ये इसका शेप PCl5 की इस तरह से होती है। एक्सियल बॉन्ड देख सकते हो आप खींचे हुए होते हैं और इक्वेटोरियल तो सेम लेंथ के होते हैं। वो जो एक्सियल बॉन्ड है उसको देख सकते हो आप 240 पिकोमीटर लेंथ, और जो दूसरे हमारे इक्वेटोरियल बॉन्ड है उसकी 202 पिकोमीटर है। उसके बाद हमारे पास आता है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। मॉलिक्यूल सच एज जैसे सल्फर, हेक्साफ्लोराइड अंडरगोज sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। द ज्योमेट्री ऑफ सच मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। आप देख सकते हैं सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, तो उसकी इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते 3s भरा हुआ है, 3p में इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेयर्ड है। अब ये जो पेयर्ड है वही जंप करेंगे एक्साइटेड स्टेट में, देख सकते हो आप एक्साइटेड स्टेट में जंप करके वो कहाँ चले गए, 3D ऑर्बिटल में चले गए। अब आप देखते हो SF6 F के 6 इलेक्ट्रॉन, जो उसको 6 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, फ्लोरीन भी तो 6 हैं स्टेबल बनाने के लिए, तो वो पेयरिंग करेगा इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ, तो जिसकी वजह से आप देख सकते हो S यहाँ 1 इन्वॉल्व है, P तीनों के तीनों इन्वॉल्व हैं, D 2 इन्वॉल्व है, तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है। और इस मॉलिक्यूल की शेप जो वो ऑक्टाहेड्रल होती है, साथ में वो भी बनी हुई है। अच्छा, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग एटलीस्ट 1 लोन पेयर। अब कुछ एक हम लोन पेयर के एग्जांपल ले लेते हैं। द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन ए लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर इज मोर देन फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन 2 बॉन्ड पेयर। ये हमने कहाँ स्टडी किया था, बेस्पर थ्योरी में। अगर उसके बारे में डिटेल में आपने पढ़ना तो मेरे प्रीवियस लेक्चर में जा सकते हो, वैसे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा या फिर एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। अच्छा, उसमें बताया था कि जो रिपल्शन होती है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू टू बॉन्ड पेयर्स में। तो जो ऑर्डर ऑफ रिपल्शन होता है इलेक्ट्रॉन का वो कैसा रहता है, लोन पेयर सबसे ज़्यादा, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, एंड देन लास्ट में बॉन्ड पेयर। तो ड्यू टू दिस रीज़न द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग लोन पेयर इज सम बट, जिसकी वजह से क्या होती है, डिस्टॉर्टेड हो जाती है लोन पेयर की वजह से, उसको हम काउंट नहीं करते हैं ज्योमेट्री में वैसे पर उसकी रिपल्शन की वजह से बॉन्ड दूर भी हो जाते हैं ना, उनके गैप बढ़ जाते हैं, इस वजह से डिस्टॉर्शन आ जाती है। ज्योमेट्री ऑफ अमोनिया को डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हम NH3, ठीक है, एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का 7 होता है। उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो वो होती है 1s2 2s2 2px1 2py1 एंड 2pz1। या p में 3 ऑर्बिटल होते हैं x y z, उसकी 3 शेप्स होती है डम्बल की, आपने देखा है। ऑर्बिटल 3 तो इलेक्ट्रॉन भी तो 6 आते हैं उसमें, है ना। तो जब द 4 ऑर्बिटल्स 1, एक तो 2s है और 3 जो है वो 2p ऑर्बिटल हैं, वो अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन जाएंगे, तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन बनेगी, sp3, क्योंकि 1s2 को तो हमने काउंट करना नहीं है ना। फॉर्मिंग 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आउट ऑफ विच 1 कंटेन ए लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो फुली फिल्ड है वो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिनोट कर रहा है। एंड 3 कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन ईच एंड फॉर्म 3 NH सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि NH3 जो ठहरा तो H जो है 3 वो पेयरिंग के लिए इन्वॉल्व होंगे, वो p ऑर्बिटल को कर देंगे फुली फिल्ड, तो s ऑर्बिटल को तो एक्साइट होकर जंप करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है ना, जिसकी वजह से वो जो इलेक्ट्रॉन का एक पेयर रह गया वो लॉन पेयर का काम करेगा यहाँ। तो आप देख सकते हो इसका स्ट्रक्चर भी साथ में बना है। सो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लॉन पेयर द मॉलिक्यूल जो वो डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, और जो उसका बॉन्ड एंगल है वो भी क्या करेगा, रिड्यूस कर जाएगा, कहाँ तक, 107 डिग्री तक इंस्टेड ऑफ 109 डिग्री 28 मिनट। तो जो ज्योमेट्री है इस मॉलिक्यूल की उसको हम बोलेंगे ट्राइगोनल पैरामीटर, ठीक है। उसके बाद ज्योमेट्री ऑफ वाटर की बात करते हैं, तो एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8 होता है, क्योंकि यहाँ सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है। उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखी है 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1। मतलब यहाँ 1s2 को तो हमने काउंट करना नहीं है, बाकी जो बच गए वो इन्वॉल्व है हाइब्रिडाइजेशन में, मतलब एक s और 3 p ऑर्बिटल, यानी कि यहाँ भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, ठीक है। तो 4 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बन रहे हैं, आउट ऑफ विच 2 कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन ईच। आप देख सकते हो 2 लास्ट के जो उनमें एक इलेक्ट्रॉन है, जबकि शुरू के जो हैं जैसे 2s2 और 2px2 है वो फुली फिल्ड है, यानी कि यहाँ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, क्योंकि वाटर के पास तो 2 ही हाइड्रोजन है, तो उसने
जो अनपेड इलेक्ट्रॉन उसी के साथ पेयरिंग करनी है ना, जिसकी वजह से इसका स्ट्रक्चर जो है वो, ये तो हमने खैर जनरल स्ट्रक्चर बनाया है। इसके ऊपर दो ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, ठीक है। ये तो सिर्फ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बताया है, तब ऐसा दिख रहा है आपको। इसमें एंगल 1 × 4.45 दिख रहा है, जबकि टेट्राहेड्रल होती है शेप अगर sp3 हो तो उसके इसमें 109 डिग्री 28 मिनट होता है। पर डिस्टॉर्शन जो है, क्योंकि यहाँ लॉन पेयर भी 2 हैं तो सबसे ज़्यादा उनमें रिपल्शन होगी, जिसकी वजह से बॉन्ड जो वो काफ़ी दूर दूर होंगे, वो दूर होने से जो एंगल है बॉन्ड लेंथ जो वो शॉर्ट हो जाएगी, कम हो जाएगी, और एंगल जो वो छोटा हो जाता है। यानी कि बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 2 लॉन पेयर द बॉन्ड एंगल इन दिस केस इज रिड्यूस टू 1 × 4.5 डिग्री फ्रॉम 109 डिग्री 28 मिनट। तो जो शेप होगी इस मॉलिक्यूल की वो होगी वी शेप्ड और बेंड, देख सकते हो आप वी बन रहा है। अच्छा, उसके बाद ज्योमेट्री ऑफ SF4 की बात करते हैं। द एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर विच इज़ द सेंट्रल एटम इज 16। तो उसकी जो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसी होनी चाहिए, 1s2 2s2 2p6। इनको तो हम काउंट ही नहीं करेंगे, ये फुली फिल्ड है ना। उसके बाद के काउंट करेंगे हम 3s2 3px2 3py1 3pz1। इन द एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में आप देख सकते हैं चार इन्वॉल्व होने वाले हैं। 4 इन्वॉल्व कैसे होंगे, क्योंकि p तो 2 हैं, px वाला जो है वो एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, ठीक है। जब वो एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो वो कहाँ जाएगा, d ऑर्बिटल में जाएगा, तो d भी इन्वॉल्व हो जाएगा। यानी कि इस केस में जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो कैसी होगी, sp3d हाइब्रिडाइजेशन फॉर्मिंग 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो जो अरेंजमेंट होगी वो कैसी होगी, ट्राइगोनल बाई पैरामीडल। तो डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ लॉन पेयर 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स ऑफ SF4। देख सकते हो आप 2 तरह का स्ट्रक्चर होता है इसका, है ना। ये पहला जो है जिसके ऊपर सल्फर में लॉन पेयर जो है एक इक्वेटोरियल पोजीशन का और एक एक्सियल पोजीशन का बता रखा है। अच्छा, आप यहाँ देख सकते हो आप जो स्ट्रक्चर A है, ठीक है, देयर आर 3 लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है। देख सकते हो आप 3 लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन दिख रही हैं आपको एट 90 डिग्री। वेयर एज इन स्ट्रक्चर B देयर आर ओनली 2 लॉन पेयर बॉन्ड पेयर, क्योंकि उसके पास ये बाकी 2 बॉन्ड की तो कुछ लेना देना नहीं, लॉन पेयर से काफ़ी दूर हैं। तो देयर आर ओनली 2 लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन एट 90 डिग्री एंड 2 लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन एट 120 डिग्री। सो जो स्ट्रक्चर B है वो काफ़ी स्टेबल है एंड द करेक्ट स्ट्रक्चर, ठीक है, काफ़ी दूर है ना तो रिपल्शन भी ज़्यादा होगी, है ना। तो दिस शेप इज़ नोन एज सीसॉ शेप भी बोलते हैं इसे हम, और डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रॉन भी बोलते हैं, और फोल्डेड स्क्वायर भी बोला जाता है। उसके बाद आती है ज्योमेट्री ऑफ ClF3 मतलब क्लोरीन ट्राईफ्लोराइड। द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इन क्लोरीन ट्राईफ्लोराइड कैसी होती है, ट्राइगोनल बाई पैरामीडल। लाइक इन SF4 में भी ऐसी होती है, बट जो ClF3 है उसके पास 2 लॉन पेयर हैं और 3 बॉन्ड पेयर हैं, और उस SF4 में एक ही लॉन पेयर था। तो फ्लोइंग आर द 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स ऑफ ClF3। देख सकते हो आप फर्स्ट स्ट्रक्चर में 2 लॉन पेयर हैं, 3 तरह के स्ट्रक्चर हैं जो पॉसिबल हैं, वो यहाँ हमने ड्रॉ किए हैं। अब इसमें जो स्टेबिलिटी है, जो स्ट्रक्चर 1 है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। क्यों, बिकॉज इट हैज़ लीस्ट रिपल्शन, क्योंकि लॉन पेयर दोनों इकट्ठे हैं तो नेचुरली रिपल्शन वहीं देखी जाएगी। तो फर्स्ट जो केस है वो करेक्ट ज्योमेट्री है ClF3 की, ठीक है ना। तो सच शेप इज़ नोन एज, देख सकते हो आप T बन रहा है क्योंकि लॉन पेयर को हम इंक्लूड ही नहीं करते शेप में, ठीक है। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर को देखें तो T शेप होगी इसकी, स्टेबल शेप, ठीक है। तो आज हमने हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है उसके बारे में स्टडी किया, किन कंडीशन के ऊपर वो चलती है उसके बारे में स्टडी किया, उसके टाइप्स क्या होते हैं उसके बारे में स्टडी किया हमने डिटेल में। अब हमारा इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल बचता है वो बचता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। सो यही आज का हमारा लेक्चर था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसके लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको मेरी वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं उसे और आपको कैसे अच्छी तरह से समझा सकूं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।